तो दोस्तों, आज हम नीति निर्देशक तत्वों का पार्ट सेकंड यानी कि दूसरा भाग पढ़ेंगे। कल हमने पार्ट फर्स्ट पढ़ा था, नीति निर्देशक तत्वों का इंट्रोडक्शन किया था। उसके बाद में आर्टिकल 36, 37, 38 तक कल हमने पढ़ा था। और अभी हम आज दूसरा भाग जो है नीति निर्देशक तत्वों का अभी हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें पहला जो अनुच्छेद है उसमें आज के दूसरे भाग का पहला जो अनुच्छेद है वो आर्टिकल 39 है, यानी कि अनुच्छेद 39 है। अनुच्छेद 39 के टोटल 7 पार्ट है, यानी कि 7 इसके अलग अलग पॉइंट दिए गए हैं। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो उसके बारे में अलग अलग आप थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही सिंपल है ये, कई बार सरकारों ने इनको अलग अलग योजनाओं और कानूनों के माध्यम से इम्प्लीमेंट भी किया है। यहाँ अनुच्छेद 39 जो है नागरिकों को संसाधन देने से संबंधित है, नागरिकों के कल्याण से संबंधित है। इसमें सबसे पहले लिखा है कि नागरिकों के लिए जीवन यापन के अनुकूल पर्याप्त सुविधाएं और संसाधन उनके पास होने चाहिए, और ये सरकार इंश्योर करे कि सब लोगों के पास में जीविका के पर्याप्त साधन हो। इसका सेकंड पार्ट है कि देश के जो भौतिक संसाधन है उन भौतिक संसाधनों का इस प्रकार से वितरण करें कि सब लोग उसका लाभ उठा पाए। भौतिक संसाधनों का एक स्थान पर केंद्रित नहीं होना चाहिए, वो इस प्रकार से सब लोगों तक पहुंचने जरूरी है। और उसके बाद में इसमें आता है कि धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकें। धन और उत्पादन के साधन अगर एक जगह केंद्रित हो जाएंगे तो यहां कुछ लोगों को फायदा मिल पाएगा, पूरे देश की जनता को फायदा नहीं मिलेगा। इसका चौथा पार्ट कह रहा है कि समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था करें, यानी कि किसी भी क्षेत्र में महिला और पुरुष दो अगर एक जैसा काम कर रहे हैं तो उनका वेतन बराबर होना चाहिए, वेतन में भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसके बाद में इसमें कहा है कि कामगारों जो होते हैं मजदूर वगैरह, उनके शरीर का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए और बालकों के हितों की रक्षा की जाए। और उसके बाद में आता है कि बालकों की सुकुमार अवस्था और बाल्यकाल का संरक्षण किया जाए। बाल्यकाल के संरक्षण संबंधी जो प्रावधान है ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी सरकार के समय जोड़ा गया था। और उसके बाद वाला जो लास्ट वाला जो पार्ट है वो भी 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, जिसमें लिखा है कि जरूरतमंदों को समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करवाएं, यानी कि जिसको आवश्यकता है उसे कानूनी सहायता सरकार निःशुल्क उपलब्ध करवाए, यानी कि कानून न्याय लेने के लिए सरकार जनता को पैसा खर्च न करना पड़े। तो इस प्रकार के अलग अलग प्रावधान है अनुच्छेद 39 में, और सरकारों ने कई बार इनका इम्प्लीमेंट भी किया है, कई बार इनका इस्तेमाल भी किया है। यहाँ पर इसका जैसे फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा कि नागरिकों के पास में जीवन यापन के लिए अनुकूल साधन होने चाहिए। तो यहाँ नागरिकों के पास जीवन यापन के अनुकूल साधन, अभी जैसे देश में लॉकडाउन चल रहा है तो सरकार उन लोगों तक, जरूरतमंद लोगों तक अनाज वगैरह बुनियादी सुविधाएं उन लोगों तक पहुंचा रही है जिनके पास अभाव है, विकट परिस्थितियां जिनकी है उनका सरकार सपोर्ट कर रही है। तो यही जीवन यापन के अनुकूल संसाधन उपलब्ध करवाने का कार्य होता है। देश में भौतिक संसाधन अगर एक स्थान पर केंद्रित हो गया, जैसे मान लो कि झारखंड, छत्तीसगढ़, यहां पर कोयला ज्यादा है, तो क्या राजस्थान में बिजली नहीं मिलेगी? राजस्थान में भी तो बिजली मिलेगी। उससे कहते हैं भौतिक संसाधनों का समान वितरण करें। तो यहां भौतिक संसाधन में बहुत सारी चीजें हैं, नदियां भी आती है, कोयला भी आता है, लोहा भी आता है, ऐसी सारी वो चीजें, भौतिक चीजें जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं और उनका इस्तेमाल हम अपने विकास के लिए करते हैं, वो सब भौतिक संसाधन होते हैं। उनको एक स्थान पर नहीं रखना है। अगर एक स्थान पर केंद्रित है तो सरकार उनका योजना बनाकर पूरे देश में उसका वितरण करे। इसी प्रकार से धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकने से संबंधित इसके प्रावधान है। अगर धन कुछ लोगों के पास होगा तो उन लोगों को ही फायदा होगा और वो लोग इस धन का दुरुपयोग भी कर सकते हैं। आपने सुना होगा इंदिरा गांधी ने 1980 और 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके उन बैंकों को
उसका जो धन था बैंकों का वो राष्ट्र के नाम कर दिया था और ये राष्ट्रीयकृत बैंकें कहलाती है। तो उनका धन जब लिया गया तो उन्होंने विरोध भी किया। तो सरकार ने हवाला दिया आर्टिकल 39 का कि इस प्रकार से धन का एक स्थान पर केंद्रित होना नुकसानदेह है और ये धन हम मजदूरों के लिए, किसानों के लिए और देश के बुनियादी ढांचे के लिए इस्तेमाल करेंगे। आपने देखा होगा मनमोहन सिंह सरकार के समय केरल के पद्मनाभन मंदिर में जो सोना निकला था, सोने के भंडार थे, वो सरकार ने सीबीआई को भेजकर उसको अपने कब्जे में ले लिया था और केरल सरकार के द्वारा उसका जब विरोध किया गया तो मनमोहन सरकार ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 39 पढ़ो और उसमें लिखा है धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकें। और ये सोना जो है उत्पादन का साधन है और ये संकेंद्रित है हजारों सालों से यहाँ पर। तो इस प्रकार से कहीं भी गड़ा हुआ छुपा हुआ धन अगर मिलता है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उसको अपने अंडर में करें और देश में योजनाबद्ध रूप से उसका वितरण करें। तभी तो देश की जनता का कल्याण होगा, तभी तो हमें सुविधाएं मिलेगी। इसलिए पाताल से लेकर अंतरिक्ष तक और 200 नॉटिकल माइल समुद्र तक जितने संसाधन हैं वो सारे के सारे देश की जनता के हैं और जनता के लिए इस्तेमाल करने का दायित्व बनता है इन सरकारों का। तो ये था अनुच्छेद 39 और इसके महत्वपूर्ण प्रावधान। अब हम आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 40 की ओर। नीति निर्देशक तत्वों में अगर कोई पूछे कि अब तक सबसे ज्यादा अनुच्छेद कौन सा रिपीट हुआ है तो मैं कहूंगा अनुच्छेद 40 जो है वो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। ये इतना इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है और इसको हमने बेहतरीन तरीके से लागू भी किया है। अनुच्छेद 40 में लिखा है पंचायतों का गठन करें और उन्हें शक्तियां प्रदान करें। सरकारों ने पंचायतों का गठन बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया है। पंचायती राज जो है एक स्थानीय स्वशासन का ही पार्ट है। अगर हम आजादी से पहले की अगर हम बात करें तो लॉर्ड रिपन भारत में एक वायसराय हुआ करते थे। उन्होंने पहली बार 1882 में एक स्थानीय स्वशासन का विधेयक पारित किया था और इसीलिए लॉर्ड रिपन भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कहलाए। और पंचायती राज को संविधान ये कानूनी मान्यता ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दी थी 1919 का जो मॉन्टेग्यू सेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम है उसके अंतर्गत। और पूरे देश में स्थानीय स्वशासन गठित करने का सरकार ने आदेश भी जारी किया था। और इसी दौरान 1928 में राजपूताना की एकमात्र सबसे पहली रियासत बीकानेर थी जिसने सबसे पहले पंचायतों की शुरुआत की थी 1928 में। उसके बाद में जयपुर वगैरह अन्य रियासतों ने धीरे धीरे पंचायतों की शुरुआत की। आजादी के बाद में अगर हम देखें तो यहां संविधान के अनुच्छेद 40 को इंप्लीमेंट करने का प्रावधान जो है सरकारों ने किया था और बेहतरीन प्रयास भी किए थे। 1958 में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने एक समिति का गठन किया और बलवंत राय मेहता को काम सौंपा कि पंचायती राज देश में स्थापित करना है और आप रिसर्च कीजिए, आप सर्वे कीजिए और बताइए किस प्रकार की पंचायती राज हम स्थापित कर सकते हैं। तो बलवंत राय मेहता ने अपनी सिफारिश में लिखा कि इस देश की स्थिति के अनुकूल समाज की व्यवस्था के अनुरूप यह 3 प्रकार की पंचायती राज की आवश्यकता है। गांव में ग्राम पंचायत और उसके बाद में कस्बों में पंचायत समितियां और उसके बाद में जिला स्तर पर जिला परिषदें। ये 3 स्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी बलवंत राय मेहता समिति ने। ये बलवंत राय मेहता समिति स्वतंत्र भारत की पहली समिति थी जिसने पंचायती राज और स्थानीय निकायों के संदर्भ में अपनी सिफारिशें की और सरकार ने इसकी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। और 2 अक्टूबर 1959 को केंद्र सरकार ने राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में देश की पहली पंचायत की नींव रखी थी और इस दौरान देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। और राजस्थान के उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे मोहनलाल सुखाड़िया और ये वहां उपस्थित थे। तो कहने का मतलब ये है कि पंचायती राज वाला जो अनुच्छेद 40 है वो बेहतरीन तरीके से हमने लागू किया है और उसके रिजल्ट भी मिल रहे हैं। और उसके बाद में पंचायती राज को संविधान में जो दर्जा मिला वो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत पीवी नरसिम्हा राव सरकार के समय दिया गया। उसके बाद में तो देश का संविधान दुनिया का एकमात्र ऐसा संविधान बन गया जिसमें 3 सरकारों को संविधान में दर्जा है। इस देश में 3 प्रकार की सरकारें हैं, संविधान में दर्जा है इनको, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। ये भारत के संविधान की एक सुंदरता है, एक अनूठा संविधान है दुनिया का ये।
तो ये अनुच्छेद 40 इस प्रकार से कोई भी आप अनुच्छेद पढ़ें, नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ें, मूल अधिकारों को पढ़ें, आसपास वाली चीजें आपको पता होना बहुत जरूरी है कि अनुच्छेद कब इंप्लीमेंट और किन किन परिस्थितियों में ये किया गया और क्या इसके लाभ मिले। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं अनुच्छेद 41 की। अनुच्छेद 41 आर्टिकल 41 में लिखा है कि कुछ परिस्थितियों में नागरिकों को काम, शिक्षा और सुविधाओं का अधिकार प्रदान करें। सरकारों के द्वारा, सरकारों का यह दायित्व बनता है, राज्य का यह दायित्व बनता है कि नागरिकों को कुछ अवस्थाओं में काम, शिक्षा और स्वास्थ्य का अधिकार दें। अच्छा, यहां पर जो है कुछ अवस्थाओं का मतलब है हमेशा नहीं, कुछ परिस्थितियों में जहां पर प्रकृति ने लोगों के साथ भेदभाव किया है, कुछ लोगों को विकलांग बना दिया, मानसिक रूप से विकृत बना दिया, इन परिस्थितियों में या वृद्धावस्था में उसका कोई सहारा नहीं है, तो सरकार उनका सहारा बने। और सरकार ने बेहतरीन योजनाएं बनाकर जो है इसको इंप्लीमेंट भी किया है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखें तो वृद्धावस्था पेंशन योजना, विकलांगों को सरकारी नौकरियों में 3% आरक्षण की व्यवस्था, और पिछड़े लोगों के लिए इस प्रकार से संसाधनों की उपलब्धता और आरक्षण, बेसहारा और बेकार और बीमार लोग जो है उनके लिए सरकार संसाधन उपलब्ध करवाती है, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे निःशुल्क दवाइयां वितरण का हो। ये सारी चीजें अनुच्छेद 41 के आधार पर ही सरकार ने देश की जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया है। इन्हीं सारी चीजों से हमारा कल्याण होता है। यही देश के लोकतंत्र की और संविधान की सुंदरता है, इसमें जनता के हितों को ध्यान में रखा जाता है। आगे बढ़ते हम अनुच्छेद 42 की ओर। आर्टिकल 42 में लिखा है कि देश के कामगारों के काम की न्याय संगत और मानवोचित दशा में सुधार करें और महिलाओं को प्रसूति सहायता उपलब्ध करवाएं, मैटरनिटी रिलीफ फॉर वुमेन। देखो, यहां अनुच्छेद 42 जो है वो कह रहा है कि कामगारों के काम की न्याय संगत और मानवोचित दशा में सुधार करें। इसका मतलब है कि अगर एक मजदूर अगर कहीं लेबर काम कर रही है तो काम करने का तरीका मनुष्य के अनुरूप होना चाहिए, उनको एक गर्व महसूस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि काम कर रहा है तो जानवरों की तरह उससे काम करवाया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मनुष्य के अनुकूल माहौल में उससे काम करवाएं, उसके स्वास्थ्य के ऊपर किसी प्रकार का कोई खतरा उत्पन्न न हो या बहुत ज्यादा काम उससे न करवाया जाए, प्रॉपर उसको रेस्ट मिले, काम के बीच में प्रॉपर सप्ताह में एक छुट्टी मिले उसको, इस प्रकार के माहौल में उनसे काम करवाएं। और महिलाओं को देश में प्रसूति सहायता उपलब्ध करवाएं सरकार। प्रसूति सहायता के लिए आपको मैं बता दूं कुछ योजनाएं जो है सरकार ने बनाई है, जैसे मातृत्व लाभ योजना, जैसे 2005 में जननी सुरक्षा योजना, 2011 में राजस्थान सरकार ने जननी शिशु सुरक्षा योजना। ये सारी योजनाएं महिलाओं को प्रसूति सहायता उपलब्ध करवाने से संबंधित है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये जन कल्याण से संबंधित है और जनता के हितों को विशेष रूप से ये ध्यान रखती है। अनुच्छेद 43 आर्टिकल 43 की अगर हम बात करें तो वो भी कामगारों, श्रमिकों से संबंधित है। इसमें लिखा है श्रमिकों को निर्वाह मजदूरी उपलब्ध करवाएं, यानी कि श्रमिकों को इतनी मजदूरी दें ताकि वो अपना जीवन यापन कर पाए। न्यूनतम मजदूरी की व्यवस्था हर साल श्रमिकों का सरकार न्यूनतम वेतन निर्धारित करती है ताकि उनका जीवन यापन आराम से अच्छे से चले। श्रमिकों को निर्वाह मजदूरी उपलब्ध करवाएं और उसके साथ साथ यहां पर लिखा है कि उनको प्रॉपर अवकाश भी मिले और कामगारों को उद्योग प्रबंधन में भी शामिल किया जाए। कामगारों को उद्योग प्रबंधन में शामिल करना, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसका प्रावधान किया था। यहां पर एक चीज और है जो गांधीवादी विचारधारा है, वो अनुच्छेद 43 आर्टिकल 43 में शामिल की है और उसमें लिखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों की स्थापना करें। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों का मतलब है कि गांवों से जो लोगों का पलायन शहरों की ओर होता है उसे रोकने के लिए जरूरी है कि शहरों की जो रोजगार और जो सुविधाएं हैं वो गांवों तक पहुंच जाए। तो कुटीर उद्योग छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं, जैसे साबुन बनाने का उद्योग है, चप्पल बनाने का, बिस्किट कारखाना, तेल का कारखाना, इस प्रकार के उद्योग गांवों की तरफ लेकर जाएं ताकि गांव के लोगों को रोजगार मिले। तो गांव में रोजगार मिलेगा तो शहरों की तरफ उनका पलायन रुकेगा। तो ये था अनुच्छेद 43। तो आज के इस पार्ट में इतना ही, बाकी हम अगला पार्ट पढ़ेंगे कल 11 बजे।
कल 11 बजे, ठीक 11 बजे नीति निर्देशक तत्वों का पार्ट 3 जो है आप तक पहुंचा दिया जाएगा और आप इनको ध्यान से सुने और दोबारा सुने, तिबारा सुने, 4 बार सुने, तब तक आप इस वीडियो को सुने, देखें, जब तक कि आपको अच्छे से याद नहीं हो जाए, अच्छे से समझ में नहीं आ जाए। और बाकी हम मिलेंगे अगले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।